components are the building, construction of a dam, roads, transport system. That is all the man-made, also known as the human components. तो हम लोग ने इकोलॉजी का मीनिंग उसके एलिमेंट्स स्टडी किया. ऑल्सो वी स्टडीड द इकोसिस्टम where the biotic and abiotic components are interrelated with the environment. That is nothing but the ecosystem. Also, we studied the four spheres: biosphere, atmosphere, lithosphere and the hydrosphere. चारों स्फीयर हम लोग ने स्टडी किया है, विच इज ऑन दी होल वर्ल्ड, जो पूरे अर्थ के ऊपर है, वो चारों स्फीयर स्टडी किया है. टुडे जो हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है? सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. So to achieve the significant growth in the industrial sector, we first need to study the environment, because environment study करना इम्पोर्टेंट है. जो भी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रोडक्शन होने के बाद जो हार्मफुल केमिकल से या एसिड रेन लाइक स्मॉग, जो भी हम लोग इंडस्ट्री से निकलता है, वो क्या होता है नेचर में, एयर में मिक्स होने के बाद पॉल्यूशन क्रिएट होता है. हमारे एनवायरमेंट का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है. सो ये सब हम लोग को पहले स्टडी करना चाहिए बिफोर टू फ्रेम द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एनी इंडस्ट्री. कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के पहले उसका हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या निगेटिव इफेक्ट होने वाला है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज का नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर क्या निगेटिव इफेक्ट होने वाला है, उसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, टू अचीव द इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ सेफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शंस देकर हम लोग को कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, वो अचीव करने के लिए हम लोग को फर्स्ट एनवायरमेंट को स्टडी करना ज्यादा नेसेसरी है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ टू अचीव द अर्बनाइजेशन देयर इज अ नीड टू स्टडी द एनवायरमेंट also. As you know, more people are migrating from the rural area to the urban area. रूरल एरिया से लोग क्या होते हैं, अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं, मे बी इन सर्च ऑफ ए जॉब हो, मे बी इन सर्च ऑफ द एजुकेशन, आइदर मे बी टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. People are migrating from the rural area to the urban area, and because of this migration there is a excess population in the urban area. urban area का population बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से population बढ़ते जा रहा है, pollution create हो रहा है, crowding का problem हो रहा है, congestion हो रहा है. तो ये सारे problems को solve करने के लिए first we have to study the environment and to solve the problem of and the side effect of the urbanization. अर्बनाइजेशन के जो निगेटिव इफेक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स को मेजर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू स्टडी द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस is agriculture. As you know, agriculture is the one of the most important sector of the economy which is contributing huge towards our economy. जो economy को ज्यादा contribute करता है, as well as the each and every living component is depend on agriculture. आपको फूड नहीं दिया, आपको कंज्यूम करने के लिए फूड नहीं दिया, so we cannot survive. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी जो लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट में आइदर एनिमल है, बर्ड्स है, ह्यूमन बींग्स, ये सब लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. हम लोग को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. So agriculture is the one of the most important sector of the economy which is contributing huge towards the economy. जो economy को contribute भी करता है, as well as पूरे जो बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट या लिविंग एलिमेंट, वो पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. एंड टू प्रिजर्व अवर एग्रीकल्चर सेक्टर को सेफ रखने के लिए, पोल्यूशन से उसको दूर रखने के लिए हम लोग को पहले एनवायरमेंटल स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहेगा तो ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, एंड इफ प्रोडक्शन इज देयर देन एंड देन ओनली वी कैन अचीव द एनवायरमेंटल success as well as to increase the economic growth of a country. Next is that to solve the problem of a pollution. One of the major challenge in front of the Indian economy is the pollution. Okay. As we studied the last semester, there are the n number of the challenges in front of the Indian economy. Under that, one of the major challenge is the pollution, which is increasing day by day. जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी का, कंट्री का
पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। एंड टू प्रिजर्व द आवर होल सोसाइटी, बायोटिक एलिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, पोल्यूशन से दूर रखने के लिए पहले तो हम लोग को एनवायरमेंटल स्टडीज करना चाहिए। सो विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर देयर? एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन इज देयर, नॉइज पॉल्यूशन विच इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के ऊपर, एज वेल एज एनिमल्स से, बर्ड्स से, उनके हेल्थ के ऊपर भी वो अफेक्ट कर रहा है। तो पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेस है, उसके लिए हम लोग क्या मेजर्स अंडरटेक कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन? वी नीड टू स्टडी द एनवायरमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट इज a development project. There are the n number of development projects were initiated and they established or they started by the government टू अचीव द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने आज तक बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन आता है, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैनाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। So ये n number of the projects were initiated by the government. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स का मेन एम क्या है? टू अचीव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट while अचीविंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करने के साथ साथ हम लोग हमारे एनवायरमेंट का भी केयर लेना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट है इसलिए हम लोग है। एनवायरमेंट अफेक्ट होगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर हेल्थ ऑल्सो, वो निगेटिवली हमारे ऊपर भी अफेक्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल स्टडीज इज गोइंग टू हेल्प अस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दी वाटर लेवल। वाटर लेवल को कंजर्व करने के लिए हेल्प करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सजेस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि वाटर शॉर्टेज होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज टू यूज अवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो रिसोर्सेज हम लोग एक बार यूज करने के बाद उसको अगेन रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अगेन रिन्यू नहीं होता, दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम एज वेल एज अल्टरनेटिव यूज होना नेसेसरी है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एंड अल्टरनेटिव का मतलब है सफिशिएंटली। जहां पे नेसेसरी है वहां पे ही उसको यूज करना नेसेसरी है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी नीड टू स्टडी द एनवायरमेंट। तो ये सारे रीजंस की वजह से, ये सारे इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोग को पहले एनवायरमेंट स्टडी करना इम्पोर्टेंट है टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटेड किया है, एज वेल एज टू स्टॉप द पोल्यूशन, पोल्यूशन डिक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू स्टडी द एनवायरमेंट। हम लोग को एनवायरमेंट स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल एंड क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। एनवायरमेंट हमारे लिए क्या है? एक नेचुरल क्वालिटी है। नेचुरल का मतलब है जो गॉड गिफ्टेड है, जो हम लोग को नेचर से मिला है, जो गॉड ने दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल या फंड नहीं खर्चा किया है। तो नेचुरल कैपिटल, एनवायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल एंड एज अ क्वालिटी ऑफ ए लाइफ। जितना एनवायरमेंट का क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना क्वालिटी ऑफ ए लाइफ विल बी हाइयर। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन कि जितना एनवायरमेंट का क्वालिटी अच्छा है उतना ह्यूमन लाइफ का भी क्वालिटी अच्छा रहेगा। एनवायरमेंट का क्वालिटी डिग्रेड हो जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ क्वालिटी ऑल्सो। So natural environment is nothing but the one of the important which is going to affect the social as well as the cultural as well as the economic life of a human being, and therefore it is known as a natural capital who is going to enhance the quality of life. एनवायरमेंट का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो ही ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी बढ़ने वाला है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। सो एनवायरमेंट एक नेचुरल कैपिटल है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है, क्वालिटी बढ़ने वाला है। नाउ फर्स्ट, एनवायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल फॉर ह्यूमन। एनवायरमेंट इज नथिंग बट द रिसोर्स फॉर फूड सप्लाई। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया था, फूड नहीं है, आप एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 1 महीना रह सकते हो, बट आपको फूड नेसेसरी है फॉर दी वर्किंग। फूड एनर्जी देता है आपको काम करने के लिए, सर्वाइव होता है। फूड नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं हो सकते। सो फूड इज द सप्लाई। जो भी फूड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है? नेचर के थ्रू होता है। सो ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है? एक नेचुरल कैपिटल है जो आपके रिसोर्स है, जो फूड सप्लाई करता है, जो फूड को सप्लाई करता है। फूड अवेलेबल नहीं है
तो हम लोग इकोनॉमी में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं हो सकते. So there is a need for the fertile flood plants like Nile, the Indus, the Ganga river as well as the Indus as the other plants also there, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है एंड प्रोवाइडिंग द फूड टू द लार्जर अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को फूड सप्लाई कर रहा है. सपोज हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लोग को फूड सप्लाई नहीं होगा. सो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द फूड सप्लाई टू द होल पॉपुलेशन. इतना जो बड़ा पॉपुलेशन है, 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको फूड सप्लाई किसके थ्रू किया जाता है? एनवायरमेंट, जिसके थ्रू फूड का प्रोडक्शन हो रहा है. एंड वो एनवायरमेंट नहीं है तो फूड का प्रोडक्शन भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज एनर्जी का सोर्स. तो फूड आपको क्या दे रहा है? एनर्जी का सोर्स दे रहा है. तो एनवायरमेंट आपको फूड भी सप्लाई करता है एज वेल एज सन, वाटर, विंड इज गोइंग टू प्रोवाइड द एनर्जी. जहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है विंड के थ्रू, जो भी वाटर है उसके थ्रू भी एनर्जी क्रिएट किया जाता है, पावर जनरेट किया जाता है. तो ये सारे क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस है, लाइक वाटर, विंड, जिसके थ्रू क्या, सन, जिसके थ्रू एनर्जी क्रिएट किया जाता है. तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, सन, विंड, वाटर इज गोइंग टू हेल्प टू क्रिएट द एनर्जी. जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए, पावर क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूजफुल है. नेक्स्ट इज अ सोर्स फॉर रिक्रिएशन. तो नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट द टूरिज्म. जहाँ पे नेचुरल जोग्राफिकल एरिया अच्छा रहेगा, वेदर अच्छा रहेगा, सीनियरिक ब्यूटी रहेगा नेचर का, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? टूरिस्ट विल अट्रैक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. लाइक उन्होंने सम एग्जांपल्स दिया है, देखो मैसूर एंड ऊटी, ये फेमस किसके लिए? गोवा, कोडिया कनाल, ये किसके लिए फेमस है? उनके नेचर के लिए. वो पर्टिकुलर एरिया का नेचर इतना अट्रैक्टिव है कि वो टूरिस्ट वहां पे अट्रैक्ट होते हैं. एंड ये टूरिस्ट इज गोइंग टू क्रिएट द रिक्रिएशन एज वेल एज अ रिलैक्सेशन. तो हमारे रिलैक्सेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए नेचर उतना ही इम्पोर्टेंट है. देखो ना, हम लोग का एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव विंग्स हमारे अंदर क्रिएट होता है. किसकी वजह से? नेचर की वजह से, जिसकी वजह से हमारे काम करने का जो एनर्जी है, फ्रेश होते हैं हम लोग, रिलैक्स होते हैं. सो इट इज गोइंग टू रिलैक्सेशन फॉर द टूरिज्म. नेक्स्ट इज अ फॉरेस्ट रिसोर्स. फॉरेस्ट रिसोर्स ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस. हाउस बनाने के लिए हम लोग को लकड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है. शिप बिल्डिंग, जहाँ पे वुड नेसेसरी है, वुड का बिल्डिंग्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मशीनरीज के लिए, ये सब क्या यूज किया जाता है? वुड ही यूज किया जाता है. तो वुड हम लोग को कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है. तो नॉट ओनली दी कंस्ट्रक्शन के लिए, देयर आर दी सम मेडिसिन प्लांट्स आल्सो देयर, जिसके थ्रू मेडिसिन बनाया जाता है. तो एन नंबर ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो अवेलेबल इन द नेचर, जिसके थ्रू मेडिसिन क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, एंड विच इज यूजफुल फॉर अवर डिजीजेस. हमारे डिजीजेस को रोकने के लिए वो यूजफुल है. सो ऑल दी एनवायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल. सो एनवायरमेंट की वजह से हम लोग को फूड भी जनरेट हो रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है, हम लोग रिलैक्स भी फील करते हैं. फूड जनरेट जो नेचर को देख के रिलैक्स भी होता है, एनर्जी भी क्रिएट किया जाता है, एज वेल एज फॉरेस्ट के थ्रू हम लोग को कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है, मेडिसिन बनाने के लिए भी. So all these are the importance of the environmental एज ए नेचुरल कैपिटल. एनवायरमेंट हमारे लिए क्या है? कैपिटल है, फंड है, जिसके थ्रू हम लोग हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? इट इज द डिटोरिएशन ऑफ अवर एनवायरमेंट. हमारा जो एनवायरमेंट है उसका डिटोरिएशन होता है, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द रिसोर्सेज. हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, उसका डिप्लेशन होता है, वो उसका क्वांटिटी कम होता है. एंड ये क्वांटिटी कम होने की वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी अफेक्ट करता है. जैसे हम लोग फॉरेस्ट तोड़ते हैं तो क्या होता है? वाइल्ड लाइफ जो है वहां पे जो रहते हैं, लायन है, टाइगर है, तो ये सब क्या होता है? उनका जो भी घर है वो घर क्या होता है? टूट जाता है. तो ये इज अफेक्ट करता है उनके लाइफ के ऊपर.
क्योंकि उनको खाने के लिए क्या चाहिए, जो फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, वो कहाँ से मिलता है उनको, फॉरेस्ट से ही अवेलेबल होता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आता है, डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, जहाँ पे हमारे एनवायरमेंट का क्वालिटी डिक्लाइन होते जाता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एनवायरमेंटल as well as the natural resources like water, air and soil. तो environmental degradation के types क्या है हम लोग को देखना है, as well as उसके causes क्या है। फर्स्ट टाइप इज द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, हम लोग फॉरेस्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि हम लोग को वहां पे बिल्डिंग्स बनाना है, इंडस्ट्रीज करना है, so we are cutting our forest, so that is nothing with the deforestation। सो जिसकी वजह से एन नंबर ऑफ द प्लांट्स, एन नंबर ऑफ द ट्रीज हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिमूव करते हैं हम लोग, एंड जिसकी वजह से वहां पे हम लोग न्यू एरिया, न्यू प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग खड़ा होता है। बट ये फॉरेस्ट क्या है, इकोनॉमी को ये एनवायरमेंट को मेंटेन करता है, एनवायरमेंट को स्टेबल रखता है, एनवायरमेंट के क्लाइमेट को, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। बट ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दैट इज अ कटिंग ऑफ ए फॉरेस्ट की वजह से हमारे एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, क्वालिटी डिक्लाइन होते जा रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डेजर्टिफिकेशन। जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहा है हमारे एरिया का, फॉरेस्ट कम होने की वजह से, पेड़ पौधे तोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है डेजर्ट लैंड बढ़ते जा रहे हैं। तो डेजर्ट लैंड क्या है, जहाँ पे सिर्फ सूखा मिट्टी है, जहाँ पे नाइदर प्रोडक्शन पॉसिबल हो रहा है, नहीं किसी का मिट्टी में जो वाटर का लेवल होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहां पे, नाइदर हम लोग वहाँ वो लैंड किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ना वहां पे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते, उसको बोलते हैं डेजर्ट लैंड, जहाँ पे प्रोडक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, एज वेल एज ह्यूमन लाइफ भी वहां पे नहीं रह सकता है। तो ये डेजर्ट इंक्रीज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फॉरेस्ट तोड़ने के बाद, कट करने के बाद, ओवर कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, इरिगेशन, एक्सेसिव प्लॉविंग, डेजर्टिफिकेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्ट है वो हमारे एरिया का डेजर्ट इंक्रीज होते जा रहा है। सो जहाँ desertification, that is the second type of the, next is the erosion, sorry, erosion nahi, emission, when human or natural forces to release the chemical or other substances into the environment which is going to harmful and cause the pollution। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो केमिकल्स बाहर आता है, जो एयर में आइदर वो केमिकल छोड़ा जाता है, नहीं तो पानी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसको बोला जाता है इमिशन। So air pollution is going to be caused by the chemicals released into the air by the industries and business organizations। तो वोल्केनिक इरप्ट ये भी क्या हो रहा है, इमिशन का ही टाइप है। जो हम लोग जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसकी वजह से जो एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है इमिशन। सो मेनी नेचुरल प्रोसेसेस आर देयर लाइक वोल्केनो इरप्ट, जिसकी वजह से एसिड बाहर आ जाता है, टॉक्सिक गैसेस बाहर आ जाता है, फायर ब्रेक, जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट जल जाता है या खत्म होता है, दैट इज फायर ब्रेक। स्मोक, सूट, हाइड्रोकार्बन, डाइऑक्सिन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस, केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। जो हमारे फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर के थ्रू उसको केमिकल पूरे एयर में उसको रिलीज किया जाता है, एंड जिसकी वजह से हमारे एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट इज द इरोजन। इरोजन ऑफ लैंड है। लैंड का क्या है, सरफेस होता है, बिलो दी सरफेस एंड अबो दी सरफेस, तीन कैटेगरी में लैंड को डिवाइड किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इरोजन इज ऑकर बिकॉज when the surface of the land is worn away or the lost। जो हमारा surface of the land क्या होता है, either erosion में मीन्स एक्सेस रेनफॉल की वजह से, आइदर उसका मिट्टी बह जाना या वो लैंड सूखा पड़ना, उसके ऊपर जो भी मिट्टी या सॉइल अवेलेबल था वो बह जाता है, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ रॉक, रॉक का मतलब है पत्थर, तो वो पूरा एरिया क्या होता है, पत्थर का बन जाता है, जिसको बोला जाता है इरोजन। so that is also the damage for the our civilization as the farmers as well as agriculture के लिए वो अफेक्ट करने वाला है। अभी इरोजन में भी एन नंबर ऑफ द टाइप्स है, देखो, गोली इरोजन,
जहाँ पे सॉइल रिमूव हो जाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। तो एक्सेस रेनफॉल या वाटर की वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया का जो भी सॉइल है वो बह जाता है, दैट इज नोन एज द वूली इरोजन। नेक्स्ट है रिली, जहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप इरोजन विल ऑकर, जहाँ पे टीनी वाटर चैनल्स आर गोइंग टू take away the soil of that particular area. Next is saltation, जहाँ पे salt क्रिएट होने की वजह से, विंड, वाटर और ग्रेविटी की वजह से जो भी पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द लैंड पे जो सॉइल अवेलेबल था उसको बह जाना, दैट इज नोन एज द saltation erosion. सरफेस क्रीम विच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोज, ज्यादा एक्सेस प्रेशर के थ्रू विंड जो आता है, विंड का मतलब है हवा, एयर, उसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का सॉइल का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया में वो बह जाता है हवा के साथ, वो हवा के साथ किसी एक जगह से लेकर दूसरे एरिया में वो ब्लो होता है, उसको बोला जाता है सरप्लस क्रीप। तो इरोजन के भी ये सारे टाइप्स है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के टाइप्स, ऑल दीज आर द टाइप जिसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। एक्सटिंक्शन आल्सो दी वन टाइप ऑफ द सॉइल, जहाँ पे लास्ट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज आर किल्ड, जहाँ पे क्या होता है, जो एक ईच एंड इंडिविजुअल स्पीसीज एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ऑल टाइप्स ऑफ द बर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या स्पीसीज है। एंड वो हर एक एलिमेंट का एनवायरमेंट का स्टेबल रखने के लिए वो हर एक एलिमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट का नंबर आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, so it is going to affect our whole ecosystem, जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो एक्सटिंक्शन मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का खत्म हो जाना, मीन्स पूरी तरह वो किल होना, तो उसका लास्ट मेंबर भी क्या होना, किल्ड होना। तो वो पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एंड ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम में से बीच वाला एक भी एलिमेंट आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है या पूरी तरह खत्म होता है, तो ये पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होने वाला है, पूरा एनवायरमेंट अफेक्ट होने वाला है, एंड दैट इज नोन एज द एक्सटिंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। नेक्स्ट degradation is that the marine degradation which is occurring in the water marine, जहाँ पे n number of the fishes, n number of the water elements जो पानी में रहते हैं उनका डेथ होने वाला है। so it is occurring because of the spread of the poisoning in a particular ocean, किसी ओशन में पॉइजन का स्प्रेड होना, as well as the oil ब्रेकडाउन ऑफ दी ऑयल शिप्स, जो ऑयल शिप से स्पिल होने की वजह से या उनका ब्रेकडाउन होने की वजह से पूरा जो पानी में या पर्टिकुलर ओशन में या पानी में जितने भी स्पीसीज अवेलेबल थे, आइदर वो फिश हो या एनी कैटेगरी का हो सकता है, तो उसका क्या होना, डेथ होना, दैट इज अ मरीन डिग्रेडेशन। so that is also the type of the environmental degradation. Now what are the causes of environmental degradation types के बाद देयर आर दी एन नंबर ऑफ द कॉजेस जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। फर्स्ट इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है, कॉज है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट का ज्यादा क्वांटिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्री के थ्रू जो केमिकल्स रिलीज किया जाता है आइदर इनटू एयर या वाटर, इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर एनवायरमेंट। तो किस टाइप का एलिमेंट केमिकल से, ये सीएफसी दैट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसकी वजह से ओजोन लेवल है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, ओजोन लेवल डिप्लेशन, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर जिसका नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। एज वेल एज एसिड रेन, स्मोक एंड पुअर एयर क्वालिटी आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ द एनवायरमेंटल सॉरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्रीज के थ्रू जो केमिकल्स आइदर पानी में या आइदर एयर में जो छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट हमारा अफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है एक्सेस पॉपुलेशन, where the growth of a population is more than the growth of the economy. इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है बट उसका स्पीड बहुत कम है, एंड पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा हो रहा है, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ऐसे बढ़ते जा रहा है जो पॉपुलेशन, जिसकी वजह से लैंड का प्रेशर बढ़ते जाएगा, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन द लैंड, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कट किया जाएगा फॉर गिविंग द बेसिक फैसिलिटीज टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उनको जॉब देने के लिए, उनको रहने के लिए घर देने के लिए क्या किया जाएगा, फॉरेस्ट को कट किया जाएगा। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द फूड,
क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है ना, वो स्पीड से इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता है। दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिचुएशन। नेक्स्ट कॉज ऑफ द डिग्रेडेशन इज दैट द फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन इज ओनली सुटेबल फॉर द लार्जर फार्म। जो बड़े बड़े फार्म्स है वहां पे ही पॉसिबल है कि ट्रैक्टर्स यूज करना, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज करना, बड़े बड़े मशीनरीज यूज करना। बट जो स्मॉल फार्म है एंड अवर फार्मर्स आर द स्मॉल फार्मर्स ओनली। हमारे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स क्या है? स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास छोटा लैंड अवेलेबल है। सो फार्म मैकेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द फार्मिंग ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री के लिए फार्म मैकेनाइजेशन सुटेबल नहीं है। पेस्टिसाइड्स एज वेल एज इंसेक्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, जो सॉइल का फर्टिलिटी क्या करता है? रिड्यूस करते जाता है। हम लोग को इनिशियली तो लगा कि फर्टिलाइजर सॉइल के लिए अच्छा है, प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, बट इसके केमिकल्स की वजह से हमारा जो सॉइल है उसका क्वालिटी डिक्लाइन होते जा रहा है, फर्टिलिटी कम होते जा रहा है। फर्टिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ प्रोडक्शन अंडर दैट पर्टिकुलर सॉइल। वो सॉइल के अंदर कितना पावर है कि कितना वो प्रोडक्शन ले सकता है, उसका फर्टिलिटी ज्यादा है, मतलब ही इज टेकिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, एंड फर्टिलिटी कम है तो प्रोडक्शन कम ले रहा है। नेक्स्ट इज दैट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड के बाद के फेलिंग ऑफ द ट्रीज, एंड नंबर ऑफ द ट्रीज है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव, जस्ट वेट। Okay. Felling of trees, where there is a illegal felling of trees into the mostly part of the developing countries to achieve the economic growth and development. जो हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट कट करते हैं, ट्रीज कट करते हैं, प्लांट्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मुंबई, सच एज द लोनावला एंड द महाबलेश्वर। जो ग्रीन एरिया कवर करता है, थिक ग्रीन एरिया के नियर बाय है, जहाँ पे मैसिव डिफॉरेस्टेशन हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको रहने के लिए फैसिलिटीज देने के लिए बहुत सारे बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं, होटल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रीज का फेल हो रहा है, दैट इज अ फेलिंग ऑफ ए ट्रीज, एंड जिसकी वजह से डिग्रेडेशन विल गोइंग टू इंक्रीज। चेंजिंग लाइफस्टाइल, our lifestyle also changing from the traditional to the modern. We are turning towards the modern area and the modern lifestyle, which is going to negatively affecting our environmental. So modern lifestyle क्या है? जहाँ पे रिच क्लास पीपल, मिडल अपर क्लास पीपल ऑफ द अर्बन एरिया गोइंग टू क्रिएट द एक्सेसिव एयर पॉल्यूशन। तो लाइक एसी, यहाँ पे एयर कंडीशन यूज करना, जो एनवायरमेंट के ऊपर निगेटिव अफेक्ट करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ये सारे चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारा एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट वन मोर कॉज इज दैट दी ऑटोमोबाइल, दैट इज इंडस्ट्रीज में ही आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज विच इज स्पेशली डेवलप इन द सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, which is going to creating a huge air pollution in a particular area. तो मुंबई एंड दिल्ली जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, एंड दे आर क्रिएटिंग द एयर पॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ऑटोमोबाइल स्पेशली ड्यूरिंग द रश ट्रैफिक अवर्स, जहाँ पे जिनका टाइमिंग, उनका टाइमिंग क्या है? रश ट्रैफिक अवर्स का ही टाइमिंग होता है, एंड जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, क्वालिटी डिक्लाइन होते जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्लाइन होते जा रहा है। एंड उसका मेन कॉज रिसर्च के बाद पता चला है कि द मेन कॉज ऑफ द एयर डिग्रेडेशन एंड एयर पॉल्यूशन इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही मेन कॉज है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। So all these are the causes are responsible for the environmental degradation. Now AQI, that is the air quality index, is given एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज में वो फाइंड आउट किया जाता है। गुड, दैट इज 0 to 50। सपोज एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 में आता है, तो इट हैज द मिनिमम इम्पैक्ट। सपोज सेटिस्फैक्टरी, दैट इज 51 to 100 है, तो मतलब वहां पे एयर अच्छा है। जहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स माइनर मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है टू द सेंसिटिव पीपल, अदरवाइज नहीं है। मॉडरेटली पॉल्यूटेड कंट्री, पॉल्यूटेड जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है, एंड जहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम विल गोइंग टू क्रिएट अमॉन्ग द चिल्ड्रन, अमॉन्ग द ओल्डर पीपल,
among the people suffering from the asthma and any heart diseases, जो सफर हो रहे हैं उनको अफेक्ट करने वाला है, दैट इज अ मॉडरेटरी पोल्यूटेड इंडेक्स। एंड लास्ट इंडेक्स आता है पुअर, जहाँ पे एयर पोल्यूशन इज एट अ ह्यूज लेवल, जिसका रेंज कितना है 201 टू द 300, उसका रेंज उन्होंने दिया है 201 से लेकर 300 रेंज है, जहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी रिमेन फॉर द लॉन्गर पीरियड, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। सो दैट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज गिवन। जितना रेंज बढ़ते जाएगा उतना आपका पॉल्यूशन उसका मतलब है बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू द अर्बन एरिया। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन एरिया पर माइग्रेट होते हैं, दैट इज नोन एज द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक्सेस पॉपुलेशन माइग्रेट होता है रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया के लिए, तो उनको रहने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ कट किया जाता है, फॉरेस्ट कट किया जाता है, उनके लिए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पब्लिक टॉयलेट्स वॉशरूम्स बनाया जाता है। तो ये पहले वहां पे क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज था, तो उसको कट करके क्या किया जाएगा, बिल्डिंग्स बनाया जाएगा। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किया जाएगा। अगेन वो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट कट किया जाएगा, स्लम एरिया क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, वो क्या करेंगे, किसी स्लम एरिया में रहेंगे। तो मीन्स खुद का अनऑर्गेनाइज, जहाँ पे लीगली इधर वो उनका ओनरशिप नहीं है, बट ऐसे वो वहां पे रहेंगे। तो प्लास्टिक बैग्स, पीईटी बॉटल्स, ई वेस्ट बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वेस्ट है वो भी बढ़ने वाला है, इधर ड्राई वेस्ट हो या वाटर वेस्ट, ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरमेंटल क्वालिटी। नेक्स्ट इज अ पॉवर्टी, ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी इज द मेन कॉज। हमारा कंट्री क्या है, स्टिल वी आर इन अ डेवलपिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, एक्सेसिव ग्रेजिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग लाइक यूजिंग फायरवुड, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और बढ़ते जा रहा है। बिकॉज पुअर लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, पुअर क्वालिटी के, पुअर है उन बैकग्राउंड, एंड जिसकी वजह से दे आर यूजिंग ट्रीज फॉर द डे टू डे लाइफ में, फायरवुड यूज करते फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए, एक्सेसिव ग्रेसिंग होता है। तो ये सब क्या है, पॉवर्टी की वजह से, जहाँ पे पुअर फार्मर्स going to affect because of the lack of education, excessive use of fertilizers and the pesticides, they are going to affect. Next is the n number of the government policies also. So not only the human beings but government also is responsible for the environmental degradation. Like there are the n number of the several countries जहाँ पे forest cover has greatly reduced and the government is giving permission टू क्लियर दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हटाने के लिए, वहां से ट्रीज कट करने के लिए इवन गवर्नमेंट ही परमिशन दे रहा है, दैट इज द गवर्नमेंटल पॉलिसी। उसके पीछे उनका मेन एम क्या है, एनवायरमेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सॉरी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना भी उतना नेसेसरी है। नेक्स्ट इज एन नंबर ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक क्रिएशन ऑफ द बिग डैम, रिजर्वोयर्स, कैनल्स बनाना, एनर्जी जनरेट करने के लिए जो एन नंबर ऑफ दी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट आल्सो अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया था टहनी डैम इन उत्तराखंड, जिसकी वजह से सेवरल डैमेज इज गोइंग टू कॉज लाइक अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक आने के चांसेस है। तो नेसेसरी नहीं कि सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट द पॉजिटिव इफेक्ट ओनली, बट देयर आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट आल्सो, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट एनवायरमेंट का क्वालिटी डिक्लाइन होते जा रहा है, एंड जिसकी वजह से एन नंबर ऑफ द डिजीजेस न्यूली फॉर्म, जिसकी वजह से नए नए डिजीजेस आते हैं एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्पैक्ट, ये सारे कॉजेस थे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। वन मोर इज अ नेचुरल कॉज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, एक्सेस फ्लड, एक्सेस वाटर रेनफॉल, ये सब इसकी वजह से भी एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे हम लोग ने उसके कॉजेस देखे, तो व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, उसके क्या क्या इफेक्ट है। तो फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, डिग्रेडेशन की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ने वाला है।
So quality of air will going to decline, which is going to create the n number of the health problems. Like pollution includes the cancer जिनको ऊपर affect करने वाला है, अस्थमा पेशेंट्स, हार्ट जो उनका हार्ट इश्यूज है वो सारे पेशेंट्स को वो अफेक्ट करने वाला है एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज द नॉइज पोल्यूशन दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस साउंड. तो साउंड थ्रू द मैकेनाइजेशन, व्हीकल्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से नॉइज पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस इज गोइंग टू अफेक्टिंग. वाटर पोल्यूशन एज वेल एज स्कैरसिटी, वाटर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है एंड स्कैरसिटी वाटर का शॉर्टेज हो रहा है. शॉर्टेज क्यों? क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वो उतना हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है. सो एक्सेसिव यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इज गोइंग टू अफेक्ट द वाटर, जिसकी वजह से वाटर क्या होने वाला है? पोल्यूटेड होने वाला है. क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो जो वो क्या होता है, पानी के थ्रू जमीन में, सॉइल में ऑब्जर्व किया जाता है एंड जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन विल गोइंग टू क्रिएट. एंड एज वेल एज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से क्या होने वाला है? वाटर का भी शॉर्टेज होने वाला है. ऑल दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ impact of environmental degradation, air pollution, noise pollution, there is a shortage of the water, and n number of the causes are also there जो हम लोग ने अभी स्टडी किया, causes, types, and as well as the effect of the environmental degradation. There are the also some environments effect also there. Soil contamination, global warming, that is the increase in temperature बढ़ते जा रहा है. All these are the effect of ozone depletion, ozone level decline होते जा रहा है. Ozone level decline होते it is going to create the skin cancer and the skin problems create होने वाला है. As well as the acid rain का एग्जाम्पल तुम लोग को पता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन बाय द इंडस्ट्रीज की वजह से जो केमिकल एयर में छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन will bring to occur, depletion of the मरीन लाइफ. जो हमारे पास मरीन लाइफ लाइक प्लांट, ओशन में जो भी फिश अवेलेबल है या वाटर के अंदर जो भी स्पीसीज अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ का उसका क्या होने वाला है? डेथ होने वाला है बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन, दैट इज अ कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. हम लोग फॉरेस्ट को कट करने की वजह से फॉरेस्ट का लेवल, डेजर्टिफिकेशन का मतलब नहीं रहने वाला. और इधर वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा. यस, नो ओके. मैम. अभी आधे लोगों का हाल है, आधे जन नहीं बोल रहे. So clear environmental degradation. We studied the types, causes, and effects of the environmental degradation. Is there any doubt? Is there any doubt? What about the others? No doubt. Okay, environmental degradation. I hope everyone has submitted the project because today is the last date. जिनका भी बाकी है आज इवनिंग तक आप सबमिट कर सकते हो. एंड ऑलरेडी द लिंक इज गिवन, मैंने गूगल क्लासरूम पे अटैच करके रखा है. एफसी प्रोजेक्ट सेमेस्टर 2 का.
हेलो। हाँ बेटा, मेरा नेटवर्क चला गया था। जस्ट वेट, आई विल टेक अटेंडेंस, देन एवरीवन कैन लीव। गिव मी 5 minutes। मैम। हेलो। इंटरनल के लिए फर्स्ट वाला मॉड्यूल। इंटरनल के फर्स्ट मॉड्यूल। और किसी को कुछ डाउट है? कैन वी स्टॉप? प्रोजेक्ट सबमिट करो।